हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जाति के बारे में। जाति टॉपिक ये बीए फर्स्ट ईयर में भी है और एमए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में भी है। फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर सोसाइटी इन इंडिया का एक टॉपिक है जाति उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए देखते हैं इसको क्या क्या कैसे कैसे है। पुर्तगाली भाषा का शब्द कास्टा और पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बना अंग्रेजी भाषा का शब्द कास्ट। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द जो कास्ट है ये पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, ये शब्द कास्टा से लिया गया है और इसका मीनिंग बनता है मत, विभेद या फिर जाति। जाति शब्द की उत्पत्ति 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा ने की। इनके बाद अबे डुबोय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। इसकी परिभाषाएं हैं। मजूमदार एवं मदान के अकॉर्डिंग जाति एक बंद वर्ग है। ये सबसे सटीक, सबसे छोटी और सबसे सरल परिभाषा है जो कि मजूमदार एवं मदान ने जाति के बारे में कही है। इसे अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, लेकिन सभी की मीनिंग यही निकलती गई। अब देखते हैं कुले ने क्या कहा। कुले ने कहा, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। आनुवांशिकता मतलब हमारा जो अनुक्रम चला आ रहा है, हमारी जो पीढ़ी चली आ रही है उस पर ही आधारित होता है। वेबर और घुरिये कहते हैं कि जाति एक समुदाय है, या फिर ये दोनों इसको एक समुदाय मानते हैं। कम्युनिटी अलग से तो हो गई नहीं, सेम टू सेम चली आएगी। गुनार मिड्डल कहते हैं जाति एक कठोर वर्ग है चूँकि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। मजूमदार ने जैसा कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, तो गुनार मिड्डल ने इसको आगे बढ़ाया, जाति एक कठोर वर्ग है क्योंकि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। रिजले कहते हैं जाति परिवारों का संकलन है। एक परिवार से दूसरी कड़ी जुड़ती है, दूसरी से तीसरी कड़ी जुड़ती है, तीसरी से चौथी कड़ी जुड़ती है और इसी तरह से एक संकलन बनता चला जाता है। यही समझाते हैं रिजले। अब आता है नाम इरावती कर्वे का। इरावती कर्वे कहती हैं जाति एक अंतर्विवाही समूह और विस्तृत स्वजन समूह है। अभी बताया ना, एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, एक व्यक्ति है उसके 4 बेटे हैं, 4 बेटों के फिर से एक एक या 2 बेटे हैं, तो 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए। इस तरीके से परिवार का जो समूह है वो विस्तृत बनता चला जाता है। FG बेली कहते हैं जाति बंद सावयवी स्तरीकरण है। कुल मिला के सभी राइटर्स अपने अपने व्यूज़ में जाति को एक बंद वर्ग ही बताते हैं। जाति बंद सावयवी स्तरीकरण है ये कहे, या फिर जाति एक बंद वर्ग कहे, या फिर अंतर्विवाही एक समूह है जो विस्तृत स्वजन समूह है, यह एक कठोर वर्ग है, या फिर इसको कुछ लोग समुदाय मानते हैं, या फिर यह एक आनुवांशिकता पर आधारित होता है। ये सभी जाति कहलाता है। जाति की विशेषताएं अकॉर्डिंग टू घुरिये ने जाति की विशेषताएं बताई हैं। 6 मेन विशेषताएं कौन कौन सी? जातीय समूहों द्वारा समाज का खंडों में विभाजन। दूसरी, जातीय समूहों के बीच ऊंच नीच का प्राय निश्चित तारतम्य। तीसरी, खान पान और सामाजिक व्यवहार संबंधी प्रतिबंध। कुछ खान पान के प्रति हमारे प्रतिबंध होते हैं। कुछ जातियों में कुछ खाने खाए जाते हैं, किसी में नॉन वेज खाते हैं, किसी में वेज खाते हैं, किसी में लहसुन प्याज भी नहीं खाते और किसी में लहसुन प्याज अच्छे से खाते हैं। तो खान पान पर भी प्रतिबंध लगे होते हैं। अब आता है नागरिक जीवन तथा धर्म के विषय में विभिन्न समूहों की अंतर्निहिताएं तथा विशेषाधिकार। अपने अपने समूह के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी जातियों के अकॉर्डिंग कुछ विशेषाधिकार लोगों के होते हैं। जब
विशेषाधिकार होंगे, जैसे संपत्ति में किसका अधिकार होगा, किसका नहीं होगा, ये सब हमारी जातिगत समूह के अंतर्गत आते हैं। शादी हमें हमारी जाति के हम बाहर नहीं कर सकते, तो इस तरह के निषेध भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पेशे के चुनाव में पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव। आज तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब ये पुस्तक लिखी गई या फिर जब घुरिये ने स्टडी की, उस समय पर पेशों के चुनाव में पूर्ण तरह से स्वतंत्रता नहीं थी कि जो जिस कास्ट में जन्म लेता है या फिर जिस जाति से जुड़ा हुआ होता है, उसी जाति के अकॉर्डिंग उसको अपना व्यवसाय चुनना होता है। अपनी जाति से बाहर अपना व्यवसाय नहीं चुन सकते थे, यह स्वतंत्रता नहीं थी। विवाह अपनी जाति के अंदर करने के नियम, विवाहों के भी अपने ही नियम थे। अपने गोत्र से बाहर विवाह करना है और अपनी जाति के ही अंदर विवाह करना है। इस तरह के नियम अधिक प्रगाढ़ थे, जैसे लव मैरिजेस और ये अदर कास्ट मैरिज, ये तो आज का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जिस समय की ये बात हो रही है, जिस टाइम की ये विशेषताएं हैं, उस समय ये सारे निषेध पाए जाते थे। अब आता है जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत। जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत, जाति परंपरागत है, जाति राजनीतिक भी है, जाति धार्मिक है, व्यावसायिक है, उद्विकासवादी है, प्रजातिवादी है तथा आदिम संस्कृति या मानव के सिद्धांत से भी रिलेट करती है हमारी जाति। कुछ लोगों का मानना है कि जाति तथा वर्ण एक जैसे होते हैं, लेकिन ये एक जैसे होते हुए भी इनमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। जैसे प्राय जाति एवं वर्ग को एक ही समझ लिया जाता था। कारण यह है कि प्राचीन समय में जाति नहीं बल्कि वर्ण ही प्रचलित थे और बाद में चलकर वर्णों से ही जातियों की उत्पत्ति हुई। फिर भी इनमें कुछ अंतर है। अंतर कौन कौन से हैं? वर्ण और जाति गुण तथा कर्म पर आधारित। जो हमारे वर्ण होते हैं वो हमारे कर्मों पर आधारित होते हैं, जबकि जाति हमारे जन्म पर आधारित होती है। वर्ण की संख्या जाति से कम होती है। शास्त्रों में केवल 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है, जबकि जातियों की संख्या तो हजारों में है। तीसरा पॉइंट आता है वर्ण जाति की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। जाति की उत्पत्ति तो जैन एवं बौद्ध धर्म के ह्रास के बाद मानी जाती है। जब इनका ये खत्म हुए तो इनकी उत्पत्ति हुई, जबकि वर्ण व्यवस्था प्राचीन वैदिक काल से ही प्रचलित रही है। अब वर्ण जाति की अपेक्षा लचीली व्यवस्था है। जाति जन्म पर आधारित होती है, इसलिए ये निर्धारित होती है और इसके कारण कठोर होती है, उसे बदला नहीं जा सकता। जबकि वर्ण का आधार कर्म गुण होने के कारण उसे बदलना संभव है। जैसे परशुराम ब्राह्मण थे जो बाद में क्षत्रिय बन गए अपने गुणों के कारण। अब आता है वर्ण में खान पान, विवाह, सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध नहीं पाए जाते, जबकि जाति में इस तरह के प्रतिबंध पाए जाते हैं। क्षत्रिय राजा शांतनु ने शूद्र कन्या सत्यवती से तथा दुष्यंत ने कर्ण ऋषि द्वारा पालित शकुंतला से विवाह किया था। अब नेक्स्ट आता है वर्ण समानता पर आधारित होते हैं, जाति पर नहीं। वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का संस्करण नहीं पाया जाता। सभी वर्णों का समान महत्व माना जाता है, और जबकि जातियों में ऊंच नीच की भावना देखने को मिलती है, वहाँ पर समानता का भाव नहीं मिलता। वर्ण व्यवस्था हमारे कर्तव्यों की व्याख्या करती है, जबकि जाति हमारे खान पान, विवाह, सामाजिक सहवास एवं ऐसे पेशों संबंधी निषेध करती है कि हमें किसके साथ खाना चाहिए, किसके साथ नहीं, किसके साथ उठना बैठना, इन सभी निषेधों में अधिक लिप्त होती है जाति। अब देखते हैं जाति प्रथा के प्रकार्य क्या हैं। प्रकार्य दिए हुए हैं हट्टन के अकॉर्डिंग।
यार कैसे कैसे करके छोड़ोगे? हरिजनों के कार्यों में भी इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता अब। नेक्स्ट आता है भोजन संबंधी प्रतिबंध में परिवर्तन। परंपरागत तौर पर जाति प्रथा में खान पान संबंधी अनेक तरह के निषेध थे, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, कच्चे व पके भोजन के बारे में पवित्रता अपवित्रता की धारणा अधिक प्रचलित थी। लेकिन अब कुछ ब्राह्मण भी मांसाहारी भोजन करने लगे हैं। कच्चे एवं पक्के का भेद समाप्त हुआ है। होटल, रेस्टोरेंट तथा क्लब में सभी जातियों के व्यक्ति साथ साथ खाते पीते हैं। अब उच्च जातियों और निम्न जातियों के यहाँ भोजन या पानी ग्रहण करने में कोई हिचक नहीं मानती या फिर ऐसा करने लगी है। जन्म के महत्व में कमी। जन्म के महत्व में कमी। जाति व्यवस्था में जन्म का अधिक महत्व था। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ समझा जाता था तथा ऊंची जाति में उसने ऊंची जाति में जन्म लिया है, किंतु वर्तमान में जन्म के बजाय शक्ति के कार्य व गुणों को महत्व अधिक दिया जाता है। आज योग्य, कुशल, साहसी व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है, चाहे वह निम्न जाति का ही क्यों न हो। विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। जाति व्यवस्था का मूल आधार जाति अंतर्विवाह, कास्ट एंडोगैमी रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति में ही विवाह करना होता था। यही नहीं, जाति प्रथा ने बाल विवाह, कुलीन विवाह तथा विधवा विवाह निषेधों को प्रोत्साहन दिया, किंतु वर्तमान में जाति के विवाह संबंधी नियंत्रण शिथिल हो गए। अब अंतरजातीय विवाह, विलंब विवाह, विवाह विच्छेद तथा विधवा पुनर्विवाह भी होने लगे हैं। नेक्स्ट है अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि। परंपरागत जाति व्यवसाय में शूद्र एवं अस्पृश्य जातियों को अनेक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया था, लेकिन समाज सुधारकों एवं सरकारी प्रयत्नों के द्वारा उच्च जातियों के समक्ष सभी अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त हैं। उन्हें आर्थिक, राजनीतिक संरक्षण भी प्रदान किया गया। विधानमंडलों, संसद, सरकारी नौकरियों, अन्य क्षेत्रों के लिए भी उनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं। कानूनी रूप से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है।
जातीय समितियों का निर्माण, समय समय पर जिन एरियो में, जिन क्षेत्रों में जाति व्यवस्था को आज भी निम्न स्थिति में रखा गया, वहाँ पर कुछ कमेटियों का निर्धारण किया गया है, समितियाँ बनाई गई हैं, ताकि जो निम्न जातियाँ हैं उन्हें भी गतिशील बनाया जा सके। जातियों के बदलते हुए संबंध, जैसे जजमानी व्यवस्था थी वो भी टूटी है, राजनीतिक शक्ति को लेकर भी टकराव होने लगा है, शक्ति में नवीन संबंध, बड़े संबंध पनपे हैं, सत्ता अब उच्च जातियों के हाथ में है, बहुसंख्यक जातियों के हाथों में आई है। यह बात पंचायतों के चुनाव भी स्पष्ट करते हैं। जातियों में वर्ग चेतना भी पनप रही है। रक्षा संबंधी परिवर्तन, रक्षा संबंधी परिवर्तन किस प्रकार, पहले ऊंच नीच के चक्करों में बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती थी। जैसे पंचायतों में पंचायती लोग कौन होते थे, बड़ी ही कास्टों के पंचायती लोग होते थे और वो मनमानी सज़ा सुनाया करते थे। लेकिन अस्पृश्यता के कानून बनने के बाद, पंचायतों के समाप्तिकरण के बाद, जैसे पंचायती चुनाव होते हैं तो बार बार जो उनके प्रधान होते हैं वो भी परिवर्तित हो जाते हैं, और अगर कोई बुरा व्यवहार करेगा तो उसे अपनी सत्ता बदलने का डर भी होने लगा है। तो इसीलिए इनकी रक्षा संबंधी भी परिवर्तन आए हैं। और जातियां अधिकतर वर्ग में परिवर्तित हो रही हैं, क्योंकि जातियों को अपने वर्गों के प्रति चेतना की भावना जागृत हुई है, और ये ऊंच नीच वाला भाव छोड़कर जातियां वर्ग में इसीलिए परिवर्तित हो रही हैं। भारत में जाति का भविष्य, श्रीनिवास ने गुजरात, उड़ीसा, मद्रास, आंध्र प्रदेश, मैसूर, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में जाति में उभरती हुई जागरूकता और नवीन संगठनों के निर्माण के कारण जाति के शक्तिशाली होने की भी बात कही। तथा डॉक्टर घुरिये कहते हैं कि डॉक्टर घुरिये एवं श्रीनिवास का बोलते हैं कि जहां एक और अंग्रेजी शासन काल में होने वाले परिवर्तनों ने जाति प्रथा के बंधन ढीले किए, वहां उन्होंने जाति प्रथा को प्रोत्साहन भी दिया। अछूत आंदोलनों ने जाति की जड़ों को मजबूत करने में सहयोग किया। जातीय संगठनों ने निर्माण में भी जाति को सुदृढ़ बनाया। डॉक्टर राजेंद्र सिंह कहते हैं कि जाति में होने वाले परिवर्तनों को समुत्थान एवं लचीलेपन की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लंबे समय तक जाति राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति के क्षेत्र में आधुनिकीकरण करने वाली सामाजिक संरचनाओं को संचालन करने के लिए संस्थात्मक आधार भी प्रदान करती है, तथा वैज्ञानिक दृष्टि से यह चीज़ें तार्किक नहीं है कि जाति व्यवस्था समाप्त हो रही है। श्रीनिवास कहते हैं कि भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो संख्या में थोड़े हैं किंतु शक्तिशाली हैं। उनका मत है कि जाति प्रथा समाप्त हो जानी चाहिए। दूसरी ओर अधिकांशतः जनता, विशेषतः हिंदू लोग न केवल जाति प्रथा को समाप्त करने के विरोधी हैं, वरन वे किसी न किसी ऐसी समाज व्यवस्था की भी कल्पना नहीं कर सकते जिसमें जाति व्यवस्था न हो। गांव में निवास करने वाली 77% जनता के लिए जाति आज भी सारे कार्य करती है जो पाश्चात्य औद्योगिकरण नगरों में कल्याणकारी राज्य थे। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अनेक कानून भी बनाए गए, किंतु प्रस्ताव पास होने में कानून बनने तथा कोई कार्य नहीं हो जाता। श्रीनिवास कहते हैं कि मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि यदि आप सोच रहे हैं कि आप जाति को सरलता से मुक्ति पा सकते हैं तो आप गंभीर त्रुटि कर रहे हैं। जाति एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था है और यह समाप्त होने से पूर्व बहुत ही खून खराबा करेगी। कुल मिला के जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि उस समय में श्रीनिवास ने लिखा था कि जाति इतनी सुदृढ़ व्यवस्था है कि जिसमें लचीलापन नहीं है, लेकिन आज के समाज को और इतने समय बाद देखने के बाद यह निर्णय ज़रूर किया जा सकता है कि जाति व्यवस्था समाप्त बेशक ना हो, लेकिन इसमें बहुत ही लचीलापन आ चुका है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया है। और जो शिक्षा की व्यवस्था है हमारी, जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं और जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो यहाँ यह देखने को मिलता है कि जाति व्यवस्था में बहुत ही लचीलापन
आ चुका है। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। आपको समझ आया या कुछ पॉइंट्स रह गए, जो समझ नहीं आए पॉइंट्स, उनको आप क्वेश्चन के रूप में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर और कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कशन चाहिए उसके बारे में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आगे भी वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।